हेलो डियर स्पिरिट। मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सामान्य हिंदी। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, सामान्य हिंदी मतलब ये जो हिंदी है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है समान रूप से उपयोगी रहेगा। चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप सीजी व्यापम की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो। ठीक है, इसमें जो है जो सामान्य हिंदी जो पूछा जाता है, जो 10-15 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से जो है इसको बनाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चीज़ों का विशेष ज्ञान आपको कराया जाएगा इस, है ना, इस कोर्स के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उसको भी डाउनलोड कर ले। वहाँ भी जो है क्लासेस जो है फ्री में अवेलेबल है बहुत सारे, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही हमारा ई बुक अवेलेबल है, उस ई बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, है ना। इस क्लास के बाद क्लास को पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, है ना, कि क्लास कैसा है। ज़रूर आपका फीडबैक बताइएगा। ठीक है, ये जो क्लास है मैं पूरा लिख लिख के एक एक चीज़ को आपको पढ़ाऊँगा ताकि जो चीज़ें हैं आपको पढ़ते हुए जो है याद हो जाए, क्योंकि लिख के पढ़ने से आप जानते हैं सारी चीज़ें जो है तुरंत याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पढ़ाई करें तो लिख लिख के करें। इसीलिए ये जो क्लास है, ठीक है, मैं पूरा लिख लिख के पढ़ाने का काम करूँगा। इसके अलावा जो है हमारा सीजी एस्पिरेंट का बैच भी चल रहा है। ठीक है, 499 उसकी फीस रखी गई है। उसमें भी हर एक क्लास को, चाहे सीजी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैप वाइज जो है मैं लिख लिख के एक एक चीज़ को पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको मेरे साथ साथ याद होता चले जाए। ठीक है, चलिए तो क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जो है हिंदी पढ़ेंगे, तो हिंदी में पहला टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, पूरा जो है मैं यहाँ सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी भाषा का विकास, क्योंकि सिलेबस जो है मैं अपने एप्लीकेशन में ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, उसको जो है जो कोर्स परचेज करेंगे उसको जो है विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास जो है अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास नाम से ही समझ आ रहा है। इसमें हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे हिंदी भाषा जो है हम जो है यहाँ आई और कैसे इसका विकास हुआ, उसको इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पारिवारिक वर्गीकरण अगर हम करते हैं, पूरे संसार में जितने भी पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं भाषाओं का, तो कुल कितना भाषा परिवार बनते हैं? 13 भाषा परिवार। याद रखिएगा, पूरे संसार में, पूरे विश्व में जब भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं तो कुल 13 भाषा परिवार होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पारिवारिक पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, छोटी एक मात्रा आएगा, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे क्योंकि हिंदी में पारिवारिक वर्गीकरण के के अंतर्गत कुल कुल 13 भाषा परिवार, 13 भाषा परिवार आते हैं ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पारिवारिक वर्गीकरण जब करते हैं तो इसके अंतर्गत कुल 13 भाषा परिवार आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ को एकदम क्लियर करूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा स्लो होगा तो इसको आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार 1.5 की स्पीड में देखिएगा। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ क्योंकि लिख लिख के पढ़ाने से क्या होता है, चीज़ें जो है स्लो हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। अब जिसमें से भारत में भारत में 4 भाषा परिवार 4 भाषा परिवार आते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 भाषा परिवार आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल संसार में कितने भाषा परिवार है? तो 13 भाषा परिवार है और जिसमें से 4 जो है भारत में आते हैं। ठीक है, भारत के 4 भाषा परिवार जानते हैं। भारत के 4 भाषा परिवार निम्न है निम्न है। कौन कौन से 4 भाषा परिवार है? तो पहला भारोपीय भारोपीय
या इसी को बोलते हैं प्राक आर्य भाषा परिवार, प्राक आर्य भाषा परिवार। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राक आर्य भाषा परिवार या भारोपी भाषा परिवार। ठीक है, यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाषा परिवार, भाषा परिवार है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तथा सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है इसको। ठीक है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है और सर्वाधिक क्षेत्र में इसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा है द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, और चौथा याद रखिएगा आस्ट्रो, आस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक, आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार या आग्नेय, या आग्नेय या आस्ट्रिक, या आस्ट्रिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चार भाषा परिवार जो है भारत में कौन कौन से, भारोपीय या प्राक आर्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय भाषा परिवार। ठीक है, अभी जो भारोपीय प्राक या प्राक आर्य भाषा जो परिवार है ये कहाँ से आया, तो याद रखिए भारोपीय, भारोपीय या प्राक आर्य भाषा परिवार, प्राक आर्य भाषा परिवार जो है याद रखिएगा कहाँ से आता है, भारतीय ईरानी शाखा के, भारतीय ईरानी शाखा के, भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा से। ठीक है, भारतीय आर्य उपशाखा से, उपशाखा से, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हिंदी भाषा का विकास को जानते हैं। ठीक है, तो भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हो उसको जानते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम है ना, हिंदी भाषा का विकास क्रम को देखते हैं कि कैसे हिंदी भाषा का जो है विकास हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले जो है संस्कृत आया। क्या भाषा आया, संस्कृत। कौन सा संस्कृत, वैदिक संस्कृत। ठीक है, फिर वैदिक संस्कृत से क्या होता है, वो संस्कृत जो है उसको लोग बोलने लग गए। ठीक है, थोड़ा सा उसको उड़ मुड़ कर लोग बोलने लगे, जिसको हम लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। ये लौकिक संस्कृत से आया है पाली, पाली के बाद होता है प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश से अवहट हुआ और अवहट से बना आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, सबसे पहले याद रखेंगे वैदिक, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत के बाद याद रखिएगा वैदिक संस्कृत से बना लौकिक संस्कृत, लौकिक या लौकिक संस्कृत भी बोलते हैं, लौकिक बोलते हैं या बोलचाल की संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए, लौकिक संस्कृत। फिर पाली, पाली, पाली के बाद याद रखेंगे प्राकृत, प्राकृत। फिर प्राकृत के बाद याद रखेंगे अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के बाद याद रखेंगे अवहट, अवहट। ठीक है, अवहट, और अवहट के बाद याद रखेंगे आप जो है आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना भाषा परिवार जो है मतलब हिंदी भाषा का विकास को इस क्रम में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखो अब यहाँ जो पाली है, ठीक है, जो उसको मैं विशेष रूप से ऐसे जो है अंडरलाइन करूँ उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो पाली है इसको प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है, प्रथम प्राकृत भाषा इसको पूछा जाता है, प्रथम प्राकृत भाषा इसको कहा जाता है। तो पाली को जो है ना प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जानते हैं अपभ्रंश का। यहाँ लिखा हुआ है ना शब्द अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है इसको जानते हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है,
अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। सबसे पहले तो ये जानिएगा, इसका अर्थ होता है, अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। यहीं से क्या हुआ, अपभ्रंश जब आया ना, तो यहीं से व्याकरण में बदलाव आया। यहीं से व्याकरण में बदलाव आया। ध्यान रखिए, यहीं से व्याकरण में बदलाव आया। इसे संक्रांति काल भी कहते हैं। इसे संक्रांति संक्रांति काल भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको संक्रांति काल भी कहते हैं। यहीं से यहीं से नपुंसक लिंग जो थर्ड जेंडर है, ठीक है, यहीं से नपुंसक लिंग समाप्त हुआ। इसीलिए अब दो लिंग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। नपुंसक लिंग पहले ऐसा हम बोल देते थे, ठीक है, अब दो लिंग हो गया। नपुंसक लिंग जो है समाप्त हुआ यहीं से, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग केवल अब पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो यहीं से जो है, इस अपभ्रंश से जो है नपुंसक लिंग जो है समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है याद रखेंगे अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। अपभ्रंश अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश के भेद, दो भेद है, ठीक है। एक होता है, ध्यान रखिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। एक होता है सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। एक है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। एक है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत याद रखिएगा कौन कौन सी बोली आती है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी आती है इसके अंदर, यदि हिंदी पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ठीक है। और याद रखिएगा कौरवी, इसके अंतर्गत कौन आता है? पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली और कौरवी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है पूर्वी हिंदी, याद रखिए, इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी, ठीक है, जो अर्धमागधी है, इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, तो सौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। चलिए आधुनिक हिंदी का विकास जानिएगा। आधुनिक हिंदी का विकास, ठीक है। आधुनिक हिंदी का विकास खड़ी बोली कौरवी या पश्चिमी हिंदी से हुआ है। खड़ी बोली कौरवी या पश्चिमी हिंदी से हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी से हुआ है, ठीक। आधुनिक हिंदी जो है कहाँ से आया, ये प्रश्न बनेगा, तो याद रखिएगा। तो आधुनिक हिंदी का विकास जो है खड़ी बोली कौरवी या पश्चिमी हिंदी से हुआ है, ठीक है। इसको पूछा जाता है। अब ये जो है खड़ी बोली कौरवी या पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो दिल्ली मेरठ आसपास क्षेत्र में, है ना। ध्यान रखिए, ये कहाँ बोली जाती है? दिल्ली मेरठ के आसपास क्षेत्रों में, मेरठ के आसपास क्षेत्रों में, ठीक है, क्षेत्रों में, ठीक। यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हिंदी की 5 उपभाषाएं होती है। ध्यान रखिए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? तो 5 उपभाषाएं होती है, ठीक है। चलिए जानते हैं। हिंदी की
हिंदी की 5 उपभाषाएं होती है। ठीक है, अब 5 उपभाषाएं कौन कौन से इसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी साइड पूर्वी हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। मतलब हम बात करें भारत को, तो भारत को ना ऐसे हिंदी भाषा के आधार पर तो 5 भागों में ऐसा बांट दिया गया है। कैसे बांट दिया गया है, एक पूर्वी साइड, एक पश्चिमी साइड, ठीक है। ऊपर में जो है पहाड़ी क्षेत्र दिखेगा तो पहाड़ी हिंदी, राजस्थान वाले एरिया में राजस्थानी हिंदी, और बिहार वाले एरिया में जो है बिहारी हिंदी आपको देखने को मिलेगा। टोटल 5, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मैं ऐसी रफली जो है भारत का नक्शा बना देता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, डायग्राम तो उतना अच्छा नहीं बनेगा बट जो है ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको जो है 5 भागों में बांट देते हैं। समझो, एक होता है पूर्वी, यहाँ लिख देता हूँ, इधर मैं पूर्वी लिख देता हूँ ताकि याद रहे, थोड़ा सा पूर्वी। इधर जो है पश्चिमी, पश्चिमी, इधर याद रखिएगा बिहारी। ठीक है, इधर बिहारी। ठीक है, इधर याद रखिएगा राजस्थानी, इधर ठीक है राजस्थानी, और ऊपर में एरिया में याद रखिएगा पहाड़ी, ऐसे ऐसे पहाड़ी। ठीक है, तो ऐसे 5 भागों में जो है हम हिंदी की 5 उपभाषाएं जो है उसको बांट दिए। ठीक है, तो पहला है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, इसके अंतर्गत अलग अलग बोली आती है, पूर्वी हिंदी। दूसरा है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा आपका राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। चौथा जो है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और पांचवा जो है आपका पहाड़ी। ठीक है, बिहारी के बाद पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, सब में हिंदी शब्द जोड़ लेना। तो पूर्वी हिंदी में याद रखिएगा क्या कौन कौन सी बोली आती है। अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी याद रखिएगा, पश्चिम में बुंदेली, बुंदेली, कन्नौजी, कन्नौजी, बुंदेली, कन्नौजी, कन्नौजी, हरियाणवी, हरियाणवी। उसके बाद याद रखिएगा खड़ी बोली, खड़ी बोली। और याद रखिएगा ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये 5 जो है, और इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को एकदम से याद रखना है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी की बात करें तो बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या कितनी है, ठीक है, अगर इस प्रकार के प्रश्न भी बनता है, सब परीक्षा के पेपर में पूछा गया था, तो हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या कितनी है, तो 8। कितनी है, 8। कौन कौन से 8 है, एक हो गया अवधी, एक हो गया बघेली, एक हो गया छत्तीसगढ़ी, ये हो गया 3। उसके बाद बुंदेली हुआ 4, कन्नौजी हुआ 5, हरियाणवी 6, खड़ी बोली 7 और ब्रज भाषा 8। ठीक है, तो हिंदी भाषा के विख्यात बोलियों की संख्या है ना, हिंदी भाषा के विख्यात बोलियों की संख्या कितनी है, तो 8। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या है 8। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी भाषा के विख्यात बोलियों की संख्या की संख्या 8। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस 8 को। ठीक है, कितनी है, 8 जो है बोली है। इस बात को एकदम से आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, संपरीक्षक में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को जिसको याद रखना है आपको। जैसे ठीक है, इसमें लिख देता हूँ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। जैसे सबसे सर्वाधिक बोली कौन सी बोली बोली जाती है भारत में, मतलब भारत में कौन सी बोली जो है सर्वाधिक बोली जाती है, इस प्रकार से प्रश्न बने तो याद रखिएगा भोजपुरी, है ना। और दूसरा अगर बात करें तो भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है हिंदी बोलती है, तो 43% जनसंख्या जो है हिंदी बोलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला भोजपुरी, भोजपुरी भारत में सर्वाधिक बोली जाती है, बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे भारत की 43-43% जनसंख्या जनसंख्या हिंदी बोलती है, हिंदी बोलती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक कौन कौन सी जो भाषा हैं बोली जाती है ना, तो सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो याद रखिएगा पूरे विश्व में सर्वाधिक जो है मंदारी या चीनी भाषा जो है बोली जाती है। तो ये लिख देता हूँ क्रम को, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का क्रम, भाषा का क्रम। ठीक है, रखिए पहला याद रखेंगे मंदारिन, जिसको बोलते हैं चीनी भाषा, चीन के लोग बोलते हैं मंदारिन भाषा। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे अंग्रेजी, तीसरा याद रखेंगे हिंदी, तीसरा याद रखेंगे हिंदी। तो हिंदी का क्रम कैसा है, तीसरे क्रम पे है। ठीक है, तो सर्वाधिक कौन कौन सी, मंदारिन याद रखेंगे, चीनी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा जो है आपका हिंदी। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे जो एक बोल सकते हैं भाषाविद हुए कौन, जॉर्ज अब्राहम ग्रीन, है ना। जॉर्ज अब्राहम जो गियर्सन है, ये जो है ना सर्वप्रथम 1927 में, ठीक है, एक भाषाविद है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जिन्होंने 1927 में हिंदी के उपभाषा और बोली का वर्गीकरण किया। तो पूछा जाता है हिंदी भाषा की उपभाषा और बोली का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था 1927 में, है ना। याद रखिएगा हिंदी भाषा, हिंदी के उपभाषा उपभाषा और बोली का वर्गीकरण, बोली का सर्वप्रथम सर्वप्रथम वर्गीकरण वर्गीकरण ठीक है, कब हुआ था, 1927 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है 1927 में जो है बोली और उपभाषा का जो है वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो ये हुआ पहला चैप्टर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे जो है अगले चैप्टर की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर है भाषा बोध। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो मिलेगा आपको मिलेगा भाषा बोध। दूसरा चैप्टर है भाषा बोध। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का नाम है, हेडिंग डाल देंगे आप लोग। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं भाषा बोध। तो भाषा क्या होता है इसको हमको जानना है। ठीक है, तो भाषा क्या होता है, भाषा, इसको सबसे पहले जानते हैं, इसका डेफिनेशन जानते हैं कि भाषा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है।
तो उच्चारित ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्चारित ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा को जो है ना, याद रखिएगा, भाषा जो है सार्थक शब्दों का एक समूह होता है। ठीक है, भाषा जो है एक सार्थक समूह शब्दों का जो है समूह होता है। ठीक है, और भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाषा जो है किससे बना है? तो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अपनी वाणी को व्यक्त करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 3 बातें जो है मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए। 3 से जो 4 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको सामान्य पूछ दिया जाए भाषा क्या होता है, तो उच्चारित ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने हाव भाव या अपने विचार को व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। भाषा जो है सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है, और भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अपने वाणी को व्यक्त करना। इसके अलावा और कुछ बातें हैं जिसको अपन जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देता हूँ भाषा क्या होता है। उच्चारित उच्चारित ध्वनि ध्वनि संकेतों के ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना, विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, दूसरा बात इसमें ध्यान रखिएगा, भाषा भाषा सार्थक सार्थक शब्दों का समूह है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, भाषा भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? वाणी को व्यक्त करना। जिसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना होता है। व्यक्त करना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, यादृच्छिक व रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहा जाता है। ठीक है, जो रेंडम होता है, जो रूढ़ होता है, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसे ध्वनि संकेत प्रणाली को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो उसको भी लिख लीजिए, यादृच्छिक यादृच्छिक व रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली, रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहा जाता है। को भाषा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं, ये तो बता दिया कि रूढ़ ध्वनि संकेत यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो भाषा के ध्वनि संकेत होते हैं वो कैसे होते हैं? रूढ़ होता है। यहाँ से प्रश्न बना था, ठीक है, इसलिए तो अलग से मैं याद रखा हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाषा के जो ध्वनि संकेत होते हैं कैसे होते हैं? रूढ़ होते हैं। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा, वाक्य शब्द और ध्वनि भाषा के अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य ठीक है, वाक्य शब्द और और ध्वनि ठीक है, और ध्वनि भाषा के अंग होते हैं। भाषा के अंग होते हैं। ठीक है, अंग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद व्याकरण भाषा पर आधारित होता है। व्याकरण भाषा पर आधारित होता है।
होता है। यहाँ जो है प्रश्न में फंसते हैं जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ते हैं ना हिंदी को, या हिंदी की उतना समझ नहीं रखते, ठीक है, या जो ये समझते हैं कि हिंदी बहुत आसान है, हमको हिंदी आता है, ठीक है, वो जो है ऐसे प्रश्नों में फंसते हैं। देखो अब यहाँ क्या प्रश्न बनेगा जो आपको फंसाएगा, मैं यहाँ बताता हूँ, एकदम क्लियर बताता हूँ, क्योंकि संपरीक्षा के पेपर में ना 100 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, ठीक है। आप जानते हैं सीजी व्यापम के द्वारा संपरीक्षा का है ना एक पेपर लिया जाता है ना, जिसमें जो है 100 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। अब वहाँ जो है ऐसे ही प्रश्नों में फंसाया जाता है, ठीक है। वहाँ आपको दिया जाएगा कि जो व्याकरण है, ठीक है, या जो भाषा है, ठीक है, या यहाँ एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, ठीक है, जो व्याकरण है भाषा पर आधारित होता है, ठीक है, व्याकरण जो है भाषा पर आधारित होता है, ठीक है, और एक पूछा जा सकता है कि भाषा व्याकरण पर आधारित होता है, ठीक है, दोनों में अंतर है, इस चीज़ को समझिएगा। व्याकरण जो है भाषा पर आधारित होता है कि भाषा जो है व्याकरण पर आधारित होता है। ये प्रश्न जो है फंसाने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, भाषा आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, भाषा आता है, ठीक है, उसके बाद ही तो व्याकरण बना होगा। भाई जब तक आप भाषा को नहीं जानेंगे, भाषा का विकास नहीं होगा तो व्याकरण कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, भाषा आएगा, तब व्याकरण आएगा। मतलब जो व्याकरण है वो भाषा पर आधारित होगा, है ना, जो व्याकरण है किस पर आधारित होगा, भाषा पर आधारित होगा, भाषा बनेगा तभी उसका व्याकरण बनेगा, है ना। भाई जब तक भाषा नहीं आएगा, कोई भी भाषा का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहेगा तो व्याकरण कैसे बन जाएगा। हाँ, भाषा का विकास होने के बाद उसको सही रूप में दर्शाने के लिए सही प्रकार से उसका जो ग्रामर है, उसका व्याकरण है कि कैसे बोलना है, कैसे चीज़ों को अरेंज करना है। व्याकरण का मतलब क्या है कि चीज़ों को अरेंज करना ही व्याकरण कहलाता है, ठीक है। एक क्रम में जो है जमाना ही क्या है, व्याकरण है। तो भाषा बनेगा तभी तो उसको जमा पाएंगे, बिना भाषा का, बिना लैंग्वेज का विकास हुए कैसे हम उसके ग्रामर को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो व्याकरण जो है भाषा पर आधारित होता है, न कि भाषा जो है व्याकरण पर आधारित होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से जो प्रश्न फंसाएगा आपको। उसके अलावा जो है ध्वनि संकेत प्रणाली कैसा होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो जो ध्वनि संकेत प्रणाली है वो हमेशा रूढ़ होता है। रूढ़ कहने का मतलब जिसको और भी तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे को क्या बोलते हैं, रूढ़ बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा अब जो है भाषा के रूप को जानते हैं। भाषा के रूप, ठीक है, भाषा के रूप, ठीक है। तो भाषा को 3 रूप में हम जानते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहला जो रूप है जिसको बोलते हैं परिनिष्ठित, परिनिष्ठित भाषा, ठीक है, जिसको बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा, ठीक, या मानक भाषा, ठीक है, स्टैंडर्ड रूप है मानक भाषा, ठीक है, परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में भी मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। वैसे तो ये हिंदी है बट फिर भी कई लोगों को नहीं समझ आता क्या होता है मानक, इसलिए लिख दिए स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, इसमें राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्र भाषा जो नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, राष्ट्रभाषा। तीसरा याद रखिएगा बोली, बोली, ठीक है, तीसरा याद रखिएगा बोली। तो 3 रूप है भाषा के, एक है परिनिष्ठित या मानक भाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा है बोली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परिनिष्ठित भाषा है या मानक भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा, जो परिनिष्ठित भाषा है या जो मानक भाषा है, इसके बारे में मैं कुछ बातें यही लिख देता हूँ। इसका जो प्रयोग है ना, याद रखिएगा, इसका जो प्रयोग है, ठीक है, इसका जो प्रयोग है शासन प्रशासन के कार्यों में होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग शासन प्रशासन, शासन प्रशासन के कार्यों में, कार्यों में, ठीक है, इसका जो है प्रयोग होता है। इसके अलावा याद रखेंगे, ये जो है ना व्याकरण सम्मत होता है, मतलब व्याकरण से नियंत्रित होता है। जो मानक भाषा होता है ना, व्याकरण सम्मत होता है। मानक भाषा, भाषा व्याकरण सम्मत होता है, होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे होता है ये, व्याकरण सम्मत होता है, मतलब व्याकरण से नियंत्रित होता है, ठीक है। ग्रामर जो है इसमें लिखा जाता है, ग्रामर को ध्यान रखते हुए इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम ध्यान रखते हैं कुछ बातें और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कुछ बातें बताने से पहले, इस सबको डिफाइन करने से पहले एक बात और आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप जो है चीज़ों को समझ सके, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि
जो ध्वनि संकेत प्रणाली होते हैं वो कैसे होते हैं, रूढ़ होते हैं। इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, तब आपको जो है आगे ये जो है परिनिष्ठित भाषा है, बोली है, मानक भाषा है, उसको डिटेल में जो है मैं बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको अभी मैं बता देता हूँ बहुत ज़्यादा लंबा जो है क्लास हो जाएगा, इसलिए जो है मैं सबसे पहले आपको जो है रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली क्या होता है इसको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ ध्वनि, ठीक है। ध्वनि ध्वनि क्या होता है, रूढ़ होता है, ध्यान रखेंगे। ध्वनि कैसा होता है, रूढ़ होता है, ठीक है। एक प्रकार से ये भी भाषा का ही विकास है, ठीक है। ध्वनि क्या होता है, रूढ़ होता है। अब ध्वनि में जैसे मैं मान लिया इस शब्द लिखा, ये हो गया क, ये क्या लिखा हूँ, क। लेकिन क को मैं तोड़ूंगा तो क और आ में टूटेगा, किसमें टूटेगा, क प्लस आ। तो क को जो है ना मैं बोल नहीं पाऊंगा, जैसे मैं हलंत लगाया, अब इसका उच्चारण मैं नहीं कर सकता। जैसे मैं हलंत लगाया तो इसको मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसमें से जो है अब जो स्वर है ना, जिसको अ बोलते हैं, जैसे क ऐसा बोल रहे हैं तो आ रहा है, ठीक है। अब जो है वो निकल गया, ठीक है। जैसे हलंत लगा तो इसमें से जो है स्वर निकल गया। कहने का मतलब अब ये जो अक्षर बना हुआ है, इसको जो भी है, ये जो ध्वनि बना हुआ है, ठीक है, जिसको मैं अब जो है उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, इसी को बोलते हैं रूढ़, इसी को बोलते हैं रूढ़। ध्यान रखेंगे, इसी को रूढ़ बोला जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब किसी भी अक्षर से उसके स्वर को निकालने के बाद जो आपका संकेत मिलेगा, इस संकेत को, जो ध्वनि संकेत मिलेगा, इसी ध्वनि संकेत को क्या कहा जाता है, रूढ़ कहा जाता है। तो ये रूढ़ है, ठीक है। ये रूढ़ ध्वनि संकेत है जिसका उच्चारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्वर नहीं मिला है। अब जैसे ही इसमें स्वर मिलाऊंगा, ठीक है, इसमें जैसे ही स्वर मिलाऊंगा, जैसे क प्लस अ, ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, क। तो ये क्या बना, क अक्षर बना, क्या बना, क जो है अब ये अक्षर है, ठीक है। ये क्या बना, अब अक्षर बना, ठीक है। अक्षर के बाद क्या बनेगा, अक्षरों के समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। शब्द से क्या बनेगा, पद बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, पद। और पद से क्या बनेगा, पदबंध बनेगा, पद बंध बनेगा, ठीक है, पदबंध। और पदबंध से जो है उपवाक्य बनता है, क्या बनता है, उपवाक्य बनता है, ठीक है। उपवाक्य बाद याद रखिएगा वाक्य बनेगा, क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। वाक्य के बाद जो है वो बोली बनेगा, ठीक है। वाक्यों से मिलकर क्या बनेगा, बोली। और बोली के बाद जो है ध्यान रखिएगा, बोली के बाद जो है उपभाषा, उपभाषा बनेगा। इसी को विभाषा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विभाषा, उपभाषा या विभाषा। उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा भाषा का विकास होगा। उसके बाद किसका विकास होगा, लैंग्वेज का विकास होगा। तो लैंग्वेज कैसे बनता है, ठीक है। तो भाषा का विकास कैसे होगा, ध्वनि, ठीक है, जिसको रूढ़ ध्वनि। उसके बाद अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पदबंध, ये पद, पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य, वाक्य से बोली, बोली के बाद बनेगा उपभाषा या विभाषा। उसके बाद जो है आपका बनता है भाषा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आज की क्लास जो है यहीं समाप्त करता हूँ। आज छोटा क्लास है, एक इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने आपको दिया ताकि आपको समझ आए कि किस प्रकार से हिंदी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगेगा, आपको 2-3 डेमो क्लास में है यूट्यूब में अवेलेबल कराऊंगा, जिसको आप समझ लीजिएगा और लगता है आपको कि हिंदी हमको पढ़ना चाहिए, हिंदी हमको समझना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़े उसके बाद दोबारा हिंदी को कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इस प्रकार से अगर पढ़ना है, ऐसा नोट्स बनाना है, तो ज़रूर आप मेरे इस कोर्स को, जिसका प्राइस मात्र 99 रुपीज़ में रखा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सके, है ना, हिंदी को समझ सके। तो आप भी अगर कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और वहाँ से कोर्स को परचेस करना और बहुत अच्छे से जो है इसको आप समझना और पढ़ना, क्योंकि हिंदी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर का वैल्यू है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ।